अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ। हाँ जी भाई, एक्साइटेड है फिर आप लोग। आज इंशाल्लाह प्रॉपरली हमारा स्टार्ट होने जा रहा है फॉर्मली। आज इंशाल्लाह हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो होपफुली अभी तक बुक्स तो ले ली होंगी भाई। वही बात है, कल जो हमने काफ़ी जिसके ऊपर ताकीद भी आप लोगों को की है वो ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिस्टेंस लर्निंग में। ठीक है, तो आपने अपना खुद सोचना है भाई। पहले दिन से ही ऑर्गेनाइज होकर चलें, इंशाल्लाह कोई तरीका ही नहीं है कि आप फेल हो जाएं। लेकिन वही अगर आप कैजुअल लेकर चलेंगे, थोड़ी इमेच्योरिटी दिखाएंगे, तो वहाँ पर ऑब्वियसली फिर कोई तरीका नहीं है कि आप पास हो जाएं। तो इसलिए फिर उस चीज़ से बचें, पहले दिन से ज़रा डिसिप्लिन होकर चले। अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट करना है इंशाल्लाह हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमारा ये जो है कानून है, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मतलब है कि भाई आज इसको कितने साल हो गए हैं? तकरीबन 28 और 24 52 और 100 152 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, इस कानून को बने हुए 152 ईयर्स हैव पास्ट या लैप्स्ड। ठीक है जी, 152 साल, 150 साल हो चुके हैं। 150 साल तो कोई बंदा नहीं जिंदा रहता, लेकिन देख लें 1872 से अभी तक कानून जिंदा है और हम लोग भी जिंदा है, इतने शर्मिंदा भी हैं साथ साथ कि अभी तक हम कोई ऐसा कानून बना नहीं सके जो इसको रिप्लेस कर सके। तो मेरे ख्याल में तो हमें थोड़ा सा शर्मिंदा भी इस चीज़ पे होना चाहिए। लेकिन बस जैसे हमारे लॉ मेकर्स हैं तो फिर लॉ मेकिंग किस तरह होती है, कानून बनते किस तरह है, चैप्टर 1 जो है आई कैप की बुक का इंशाल्लाह उसके अंदर हम पढ़ेंगे। जब ये सारा डिस्कस हो जाएगा एंड पे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली रेलेवेंट टू दीज अदर सब चैप्टर्स, इसलिए हम उसको एंड पे अलग से देखेंगे और फोकस के साथ देखेंगे, क्योंकि उसमें से हर बार 5 से 7 मार्क्स का पेपर आता है। तो इंशाल्लाह एंड पे देखेंगे कि कवानीन बनते किस तरह। थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना, पार्लियामेंट बनाती है, नेशनल असेंबली बनाती है, सेनेट बनाता है, थोड़ा बहुत आइडिया इतना होगा, बहुत है, इतना ही सही है। तो भाई हमारी पार्लियामेंट माशाल्लाह बस फिर शहजादी है, अभी तक जो है नहीं बना और हम पुराना कर रहे हैं। लेकिन ना सिर्फ हमारी पार्लियामेंट शहजादी है, साथ वाले हमारे हमसाया मुल्क जो हैं इंडिया, उनकी पार्लियामेंट भी शहजादी है। उन्होंने भी 1872 से लेकर अब तक जो है इसको नहीं किया। लेकिन हाँ, उन्होंने एक काम जरूर किया है पाकिस्तान के अंदर ना, इसका नाम है दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडिया के अंदर यही वाला जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। उन्होंने कहा भाई जान चलो नाम तो डाले ना बीच में अपना, इंडियन तो लिख देना कम से कम। तो दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से। अब बांग्लादेश है, हमारे ही भाई हैं, उन्होंने भी क्या किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को ही अभी तक फॉलो। तो एक बात तो सहमत है कि भाई एक म्यूचुअल चीज़, बहुत सी और म्यूचुअल चीज़ों में से कॉमन चीज़ अभी भी आज एक एग्जिस्ट करती है, वो कौन सी है? तीनों कंट्रीज़ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है जी। तो जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो सिविल लॉ वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और जो आपके सीए के स्टूडेंट्स हैं या बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पढ़ना ही होता है कहीं ना कहीं अपने स्टडीज़ के अंदर। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, यही हर जगह फॉलो हो रहा है। तो आप उनके क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, ठीक है, वो दे आर इक्वली गुड। ओके, अच्छा ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये वाला जो कानून है किन चीज़ों पे अप्लाई होता है भाई। जैसे आप देखें कि एक कानून है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। मैं कानून वो वाले बताऊंगा जो आपके सिलेबस में हैं, ताकि आप थोड़ा सा फेमिलियर होते रहे ना। जब वो असल में हम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अच्छा यार चलो सुना सुना ही है। एक होता है ना बिल्कुल ही अचानक चीज़ आया ना। मेरी वैसे कोशिश ये होती है और मेरी पता नहीं एक आदत है कि मैं जो आगे जाके पढ़ना होता है ना उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा ज़हन बनाना स्टार्ट कर देता हूँ पहले से स्टूडेंट का, ताकि मेरे लिए भी दोबारा से जाके बिल्कुल सिरे से पढ़ाना ना मुझे पड़े। ठीक है, और स्टूडेंट भी थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड होता है कि यार अच्छा ये कुछ ना कुछ तो सुना हुआ है, इजी होता है ना थोड़ा, बंदा यार इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं, पहले भी सुनी हुई है। अच्छा, तो भाई जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है एक्ट है पाकिस्तान के अंदर, 2010 के अंदर ये कानून बना था। अब वो जैसे नाम से ही जाहिर है उसका मकसद क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग को
रद्द करना या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, फिर सजाएं देने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है 2010 का। ये हम गालिबन चैप्टर 16 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है जी। इस तरह आप चैप्टर 18 के अंदर चले तो कंपटीशन एक्ट है। कंपटीशन एक्ट से मुराद क्या है कि भाई मुआशरे में, मुल्क में कंपटीशन की फिजा, कारोबारों में, बिजनेसेस में कंपटीशन की, मुकाबले की फिजा को हमने बरकरार रखना है ताकि लोगों को भी फायदा हो, कोई मोनोपली ना हो। क्या कोई डोपली, ओलिगोपली वगैरह आपने पढ़ी हुई है, वो चीजें ना हो, एक कंपटीशन हो। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा क्वालिटी उतनी ज्यादा चीजों की बढ़ती है। उसके बाद कस्टमर को उतना ज्यादा रेट, प्राइस की वजह से फायदा होता है। तो कंपटीशन एक्ट नाम से जाहिर है। आर्बिट्रेशन एक्ट पढ़ेंगे चैप्टर 18 के अंदर। आर्बिट्रेशन एक्ट का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेशन होती है सालसी, सुलह सफाई वगैरह करवाना। नाम से ही जाहिर है कि सुलह सफाई करवाने के उसूल और ज़वाबत इस कानून के तहत है। और बात फॉलो कर रहे हैं। अब आ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। तो भाईजान फिर ये वाला कानून जो है किसके ऊपर अप्लाई होता है? कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। जो मुआहिदे हम करते हैं आपस में, जो एग्रीमेंट्स हम आपस में करते हैं, उनके ऊपर ये लागू होता है। मैंने और आपने एक एग्रीमेंट किया, जगह जगह पे हम एग्रीमेंट्स कर रहे होते हैं। अभी आप लोग आए हैं ग्रोवा स्कूल ऑफ बिजनेस पढ़ने के लिए, आपने फी दी है, इनरोलमेंट आपने करवाई है, ये हमारा एक एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ इंटेंशनली, अभी मैं बताता हूँ क्यों। तो हमारा एक आपस में एग्रीमेंट हो गया है, ठीक है। ये मुआहिदा एक हो चुका है हमारा आपस में। अब भाई मुआहिदा अगर टूटा तो क्या होगा? किस अदालत में जाएंगे? अदालत किस कानून के तहत फैसला करेगी? क्योंकि देखें, अदालत जो होती है उसने किसी ना किसी कानून के मुताबिक फैसला करना होता है, कानून बनाना नहीं होता, ठीक है। वो अलग बात है कि कभी हो जाता है, लेकिन आजकल ज्यादा। तो कानून बनाना नहीं होता, कानून किसने बनाना होता है? कानून मेकिंग, कानून बनाना, लॉ मेकिंग किसका भाई, किसके एम्बिट में है, किसके अम्ब्रेला में आता है, किसका फंक्शन है? पार्लियामेंट का फंक्शन है इन एवरी कंट्री ऑलमोस्ट, ठीक है। पार्लियामेंट बनाती है, छोटी मोटी कानून साजी होती है, वो डेलीगेट करती है, देखेंगे। लेकिन जो मेन कवानीन है, एक्ट्स हैं, ठीक है, वो कौन करते हैं? पार्लियामेंट। तो भाई अदालत ने किसी कानून के मुताबिक फैसला करना है ना। अब अगर एग्रीमेंट हमारा हुआ है, उसमें कोई फड्डा हो गया है, कौन किस कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा? अदालत को देखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर यहां पर तो लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, आ वर्ड बोली जा रहे हैं एग्रीमेंट, क्या वो दोनों सेम ही चीजें हैं? क्या वो दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के? तो भाई आज से पहले, अभी बिजनेस लॉ पढ़ना अभी हमने स्टार्ट किया, इससे पहले हमारी नजर में एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स वर द सेम थिंग। हम कहते हैं एग्रीमेंट का मतलब भी मुआहिदा है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी मुआहिदा है। व्हाट्स द डिफरेंस? सिर्फ स्पेलिंग के डिफरेंस है, हम ये कहते रहे। आप अभी भी एक ले पर्सन के पास जाएं जिसको लॉ का नहीं पता, वैसे वो हो सकता है बहुत एजुकेटेड, आप एक डॉक्टर के पास जाएं, उससे पूछे सर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में कोई फर्क है? हो सकता है वो कहे कि भाई कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आप किसी इंजीनियर के पास जाएं, हो सकता है वो कहे कोई फर्क नहीं है। आप किसी रेडी वाले के पास जाएं, हो सकता है वो कहे कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमें भी यही लगता रहा कि भाई कोई फर्क नहीं है। बस आज इंशाल्लाह थोड़ा सा हमें पता लगना स्टार्ट होगा कि देयर इज अ टेक्निकल डिफरेंस, देयर इज अ लीगल डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसके ऊपर अप्लाई होता है? कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है। किसके ऊपर अप्लाई होता है? कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है भाई। तो फिर एग्रीमेंट क्या है? आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि एग्रीमेंट क्या है। सिर्फ यहां पर एक मैं आपको जुमला अगर बोल दूं ताकि आइंदा लेक्चर्स में हमारे काम आ सके, मेरी भी हेल्प हो सके आप लोगों की। जुमला लिख लें भाई यहां पे। जुमला क्या है कि हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है, या इंग्लिश में कर लें, ईच कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। ईच कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। ये जहां पे चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना, वहां पर लिख लें। कुछ लोग नोट्स बना रहे होंगे, वो शायद उधर लिख लें। लेकिन इस तरह की छोटी मोटी बात ना बुक के ऊपर लिख लेनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है आप बार बार बुक पढ़ते हैं, नोट्स तो नहीं कोई भी साथ खोल के बैठा होता। बहुत पढ़ने वाले तो कर सकते हैं, मेरे जैसा स्टूडेंट तो बस जुगाड़ लगाता रहा, तो हम तो भाई बुक की बड़ी मुश्किल से पढ़ते थे। तो आपने क्या करना है, बुक के ऊपर ही लिख लें, मेरी रिकमेंडेशन है। अच्छा, क्या लिखा है? ईच कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट ईच एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। यह आप लिख लें फिलहाल। ईच कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है, बट ईच एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है।
बस इतना फिलहाल लिखें। तो भाई ये अप्लाई होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, सही है। जो आपके आपस में मुआहदे हैं उनके ऊपर होता है कि भाई अगर एक पार्टी ने कोई प्रॉमिस किया था कोई काम करने का, वो नहीं कर रही, तो क्या किया जाए। अदालत में जाया जाए तो अदालत किसकी साइड लगी, किस तरह से देखा जाएगा चीज़ों को। अगर एक शख्स है वो कहता है ये चीज़ फलां चीज़ का तुमने मुआहदा मेरे साथ किया है, ये चीज़ तुमने मुझे सेल करनी है, अगला बंदा कहता है मैंने तो कहा ही नहीं है मैंने सेल करनी है, तो कौन सी चीज़ें हैं जो इस चीज़ को डिसाइड करेंगी। रिक्शा होता है, आप रोड पे खड़े हुए, एक तो रिक्शा है ना, प्रॉपर रेट वहाँ पे डिसाइड हुआ, फेयर आप उसने कहा 200 दें, तो आपने कहा चले फलां जगह तक थोड़ा सा मुझे जो हटा उतार दें, उसने कहा 200 रुपया दो, ये तो चलो सही है। लेकिन कई होते हैं ना वो चलते आ रहे होते हैं सवारी के हिसाब से, ठीक है, उसमें आप बैठ गए, अब उधर प्राइस डिसाइड नहीं हुई, प्राइस नहीं डिसाइड हुई, हो सकता है आपके माइंड में 10 रुपये लेता होगा, आजकल वह 10 में तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपने लेट से सोचा कि भाई 10 रुपीज़ होगा फेयर जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, उस बंदे ने जाके मांग लिया 30 रुपीज़ आपसे कि भाई जान आपको नहीं पता कि सवारी का तो रेट ही है, अब वहाँ पे हो गया फटा। अब अगर ये बंदे किसी कानून का सहारा लेना चाहें तो कानून मौजूद है, इस कानून के मुताबिक फैसला होगा। अच्छा, बड़े बड़े बिजनेसेस, यही अब आप 10 रुपीज़ को 10 बिलियन कर लें, 30 रुपीज़ को 30 बिलियन कर लें, अरबों रुपए के अंदर भी यही वाले मामला थे। आमतौर पे बुक के अंदर भी एग्जाम्पल्स जो हैं वो छोटी छोटी दी गई हैं ताकि जिससे आप फेमिलियर हैं, जो थोड़ी सी रियलिटी के करीब है, रियल लाइफ के करीब है, क्योंकि अभी आपने ज़ाहिर है बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स तो नहीं देखे, और मेरी भी यही कोशिश होगी कि आपको एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दूँ जो पेपर में आपके माइंड में आ जाए, ठीक है। अदरवाइज ये चीज़ एज इट इज़ ही, इसके कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही अप्लाई होने हैं बड़ी अमाउंट्स के ऊपर भी, अमाउंट का फ़र्क नहीं है कोई भी, कानून के अंदर ये नहीं लिखा होगा कि इतनी अमाउंट तक ये होगा, इतनी अमाउंट तक ये होगा, भाई वो कहता है प्रिंसिपल्स ये हैं, रूल्स ये हैं, अप्लाई हर चीज़ के ऊपर होंगे, हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आई गैस थोड़ी सी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं जी ज़रा बुक की तरफ। बुक को हमने इंशाल्लाह देखना है, इसका कोई भी वर्ड हमने नहीं छोड़ना, सारे वर्ड्स जो हैं वो भी पढ़ने हैं, साथ साथ रीडिंग करनी है। और अच्छा, बुक को देखना घबराना नहीं है, वो कहते हैं ना क्या कहता है, मैं सिर्फ दिखने में ख़तरनाक हूँ, ठीक है, तो ये सिर्फ दिखने में ख़तरनाक है। ये इतनी बड़ी बुक है, इसमें अगर आप थोड़ा सा क्रिटिकली चीज़ को देखें ना, तो देखें पहला जो पेज होता है वो तो वैसे ही बताता है कि आपने पढ़ना क्या है, इसमें फारिग रहो, जब तक पढ़ेंगे नहीं हमें क्या पता क्या ये क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे आ जाए, कॉन्सेप्ट लिखता है, उसके बाद एग्जाम्पल्स देता है, ठीक है, बीच में डब्बे शब्बे आ गए, सर्कल्स बना दिए, ये वो एग्जाम्पल्स एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर इतनी इतनी एग्जाम्पल देके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, ये देखी जाए। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ जाएंगे, वो ढेर आ जाएंगे, फिर MCQs आ गए और ये वो, तो फिर उसके एंड पे दोबारा से उसने स्टिकी नोट्स के नाम से ब्रीफली बता दिया कि ये बुलेट्स वगैरह देख लें आप, यहाँ पे दोबारा रिवाइज कर लें। तो इसका मतलब है कि भाई इसकी ना अगर पढ़ने वाली बात की जाए कि जो एग्जैक्ट आपने पढ़ना है, तो मैंने एक टाइम पे ना ये निकाला भी था इधर थोड़ा सा, ये आई गेस आपके ना कोई आप समझ लें कि मुश्किल से कोई 130-140 पेजेस बनते हैं जो असल में पढ़ने वाले हैं। अदरवाइज ये बुक आप देखें कोई 350 पेजेस के करीब है बुक, ठीक है, 320-30, तो ये सारे के सारे याद नहीं आपने रखने, कॉन्सेप्ट्स भी आपके जो मुश्किल से कोई चलो राउंड ऑफ करके 150 पेजेस तक के हैं, बाकी तो एग्जाम्पल्स हैं, बाकी तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो तो मतलब कि एप्लीकेशन है ना उसकी, तो दिखने में ही खतरनाक है, वैसे इतना खतरनाक नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, हमने स्टार्ट करना है भाई, इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आए। पहले उसने कहा कि इसका नाम क्या है कानून का, तो भाई कानून का नाम है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पूरे पाकिस्तान पर एप्लीकेबल है, ठीक है, और ये कब से एप्लीकेबल है, फ्रॉम 1st day of September 1872, 1872 1 सितंबर से ये एप्लीकेबल है पूरे पाकिस्तान के अंदर। जाहिर है उस वक्त पाकिस्तान तो नहीं था, लेकिन तब से एप्लीकेबल है, तो फिर पाकिस्तान बाद में 1947 में आया, इंडिया भी 1947 में आया, तो इनके ऊपर भी अभी वैसे ही एप्लीकेबल है, क्योंकि ना उन्होंने चेंज किया है ना इधर चेंज हुआ है, ठीक है जी। डेफिनेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, हाँ इसमें अमेंडमेंट्स तो ऑब्वियसली आती रहती हैं, मतलब तब्दीलियाँ थोड़ी बहुत तो आ जाती हैं, लेकिन रिप्लेस नहीं किया गया एज इट इज़, मतलब कि आप ऐसा कहेंगे कानून ही नया आ गया है। जैसे अगर बात की जाए, थोड़ा सा बता दूं, कंपनी लॉ आप लोग पढ़ोगे, कैफ 7 कंपनी लॉ, उसके अंदर आपके जो कानून थे
वो कंपनीज एक्ट 1913 से स्टार्ट हुआ था, 1913 के अंदर एक कानून बनाया गया था, ठीक है। फिर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आ गया। ऑर्डिनेंस से मुराद भी फिलहाल समझ लें कानून ही है, थोड़ा सा फर्क होता है, वो चैप्टर 1 में देखेंगे जब पढ़ेंगे लास्ट पे। तो 1984 का आ गया भाई। तो इसका मतलब है कि 1984 में तो पाकिस्तान बन गया था ना, इसका मतलब है कि हम लोगों ने कुछ अमेंडमेंट्स ही नहीं की, बल्कि हमने पूरे का पूरा कानून ही बदल के रख दिया, ठीक है। उसको नाम भी हमने नया दे दिया, नए सिरे से हमने कानून बनाया 1984 का। अच्छा, फिर कंपनीज ऑर्डिनेंस आ गया 2016 में दोबारा से बदला। फिर उससे अगले साल ही उन्होंने कहा कि नहीं, अब कंपनीज एक्ट 2017 भी बनाओ। तो भाई ये है, रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये 1872 वाला अभी तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिप्लेस नहीं हुआ, ना ही पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिप्लेस हुआ है, ना ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1880 वो जो है वो रिप्लेस हुआ है, जो हमारे सिलेबस के पार्ट हैं ये, ठीक है। अच्छा जी, तो भाई अब वो कहते हैं पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको क्लियर होने चाहिए ताकि फिर हम चीज़ को लेकर चलें। तो भाई बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक तो इन्होंने अपने एंगल से बताए हुए हैं, एक जगह से स्टार्ट किया फिर आगे लेकर गए हैं। मेरा थोड़ा सा एंगल और है चीज़ का, ठीक है, चीज़ यही होगी, लेकिन उसको मैं एक और एंगल से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। समझाने की कोशिश आपको कर लेते हैं, नहीं चलें। उसने पहले आपको ऑफर की डेफिनेशन बताई है, ऑफर को प्रपोजल भी बोला जाता है, फिर उसने एक्सेप्टेंस वगैरह की बताई है। हम जरा ना थोड़ा सा उल्टा चलते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं हमें सारा कुछ आता है। अच्छा जी, देखें कॉन्ट्रैक्ट जो है, वन बाय वन फिर हम इस पे चलते हैं। हमने अभी कहा था कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट, ईच कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। तो अगर एक चीज ने कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो उसका एग्रीमेंट होना जरूरी है, जरूरी है। अगर मैं इधर ही बात खत्म कर दूं, मतलब खत्म हो गया ये कॉन्सेप्ट, चलें कल मिलेंगे, क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट होना लाजमी है। तो मैंने इस बात को, ये जो उर्दू में बोल रहा हूं, इसको मैंने इक्वेशन ये दे दी, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट। उर्दू में मैं क्या बोल रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट होना लाजमी है। इक्वेशन मैंने क्या लिखी, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट। क्या ये मेरी उर्दू और ये इक्वेशन या जो इंग्लिश है ये मुताबिकत रख रहे हैं, कोरोबोरेट कर रहे हैं, मैच हो रहे हैं आपस में? नहीं हो रहे ना। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, ये तो बात समझ आ रही है, लेकिन हर एग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट होगी बात। अभी जो मैंने ऊपर आपको लिखवाया था, ईच कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट ईच एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने लिखवाया हुआ है ना। तो फिर तो मैं वो ऊपर गलत बोल गया अगर मैं इस तरह जाऊं। तो इसका मतलब है कि भाई सिर्फ एग्रीमेंट होना लाजमी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ एग्रीमेंट होना लाजमी नहीं है। हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, साथ कुछ और ऐड होगा तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सिर्फ अगर एग्रीमेंट होना ही कॉन्ट्रैक्ट होता तो भाई जैसे हम कह रहे हैं कि हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, तो फिर हर एग्रीमेंट में तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था ना। हम कहते नहीं, वो तो नहीं है। इसका मतलब हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सिर्फ ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर इनफोर्सेबिलिटी भी आ जाए। जिसके अंदर क्या आ जाए भाई, इनफोर्सेबिलिटी। क्या आ जाए सर? इनफोर्सेबिलिटी आ जाए। बात आई है समझ? ईच कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, लेकिन हर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, लेकिन साथ साथ इनफोर्सेबिलिटी होना भी जरूरी है। अगर सिर्फ एग्रीमेंट होता, इन्फोर्सेबल ना होता, इन्फोर्सेबल से मुराद फिलहाल समझ लें कि कानूनी तौर पर इसको चैलेंज किया जा सकता है। अगर कोई बंदा परफॉर्म नहीं करता, अगर कोई बंदा अपना काम नहीं करता, अपना वादा पूरा नहीं करता जो उसने एग्री किया था, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, तो उसके ऊपर केस किया जा सकता है। इसको कहते हैं इन्फोर्सेबिलिटी। तो अगर तो कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर इन्फोर्सेबिलिटी भी है कि भाई मैं आपको अदालत में लेके जाऊंगा, फिर तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी वाइफ को कहा कि भाई, आपकी तो ऐसे नहीं है, तरसो गरीब हो, तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि अगर आप अच्छा खाना बनाओगी, ठीक है, तो मैं आपको शॉपिंग पे लेकर जाऊंगा।
वाइफ मेरी खुश होगी। वाइफ, अब ये देखिए मुआहिदा है ना, एक हुआ तो मुआहिदा ही है, एग्रीमेंट तो हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं है, एग्रीमेंट तो हुआ ना। मैंने कहा भाई ये करोगी? उसने हाँ जी मैं तो बना लूँगी अच्छा खाना। मैंने कहा चलो जी फिर चलते हैं, जाना है फिर शॉपिंग पे? उसने कहा चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। अब ये एग्रीमेंट तो हो चुका है, लेकिन कानून ये कहता है कि भाई अच्छा वो खाना मैंने खाया, बड़ा मुझे मज़ा आया, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने कहा चलें जी अब सोते हैं, खाना तो खा लिया, अब ज़रा रेस्ट बड़ा अच्छा होगा। तो बेगम कहती कि भाई वो एम्पोरियम पे भी तो हमने जाना है। तो भाईजान वो, भाईजान तो नहीं खैर भाई वो उस पर हम किस तरह जाएंगे, ठीक है तो आप अपना वादा पूरा करें। अब मैंने वहाँ पे कहा कि यार देखो कानून ये कहता है कि हर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सिर्फ वो वाला एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर इनफोर्सेबिलिटी हो। अब तुम बताओ अल्लाह की बंदी, अगर मैं तुम्हें शॉपिंग ना लेकर जाऊं तो क्या तुम मेरे ऊपर केस कर दोगी? उसने कहा नहीं नहीं सरताज, मैं क्यों आपके ऊपर केस करूंगी, ठीक है तो मैं तो नहीं आप पे केस कर सकती, ऑब्वियसली हम हस्बैंड वाइफ हैं तो केस तो नहीं होगा। तो मैंने कहा देखें क्योंकि आप मेरे पे केस नहीं करोगी तो इसका मतलब है कि देयर इज नो इन्फोर्सिबिलिटी इन द सेड एग्रीमेंट, आप इन्फोर्स करवा ही नहीं सकती। मैं यहां में बैठा हूं, ले जाओ फिर शॉपिंग में, ले जाओ, किस तरह लेकर जाना है? तो कानूनी तौर पर तो नहीं लेकर जा सकते, इसका मतलब है कि द सेड एग्रीमेंट इज नॉट इनफोर्सेबल। और बात आई है समझ, ये छोटी सी एक एग्जांपल, इस तरह और बड़ी चीजें आगे देख लेंगे। अच्छा जी देन अगर हम अब आए, अभी वन बाय वन ना हमने इनकी डिटेल में जाना है, डेफिनेशंस की बेसिक हमें समझ आ गई है। देन आगे अब बात हो जाए, इनको भी खोल लिया जाए, इन्फोर्सिबिलिटी की तो बात होगी ना, ये क्या है, एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट का तो पता लग गया कि हर वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल भी है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो भाई इन्फोर्सिबिलिटी का पता लग गया कि जो कानूनी तौर पे इन्फोर्स किया जा सकता है। तो फिर एग्रीमेंट क्या चीज़ है? तो सर एग्रीमेंट के लिए जो टर्म्स हैं वो आती हैं प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। कंसिडरेशन समझ लें पहले, क्योंकि ये आगे कैरी नहीं होना, जिस तरह ये इधर ही बात खत्म की हमने। कंसिडरेशन समझ लें, कंसिडरेशन से मुराद है कि बदले में क्या मिल रहा है। शॉप पे मैं गया, मैंने कहा भाईजान एक मार्कर दे दो, मैंने पढ़ाना है। तो उन्होंने कहा कि सर 50 रुपए दे दो, मैंने कमाना है। अब शॉपकीपर के लिए कंसिडरेशन मेरे से उसे क्या मिल रहा है, 50 रुपीज। मुझे शॉपकीपर से अगेंस्ट 50 रुपीज क्या मिल रहा है, 50 रुपए दे के मुझे क्या मिल रहा है, मार्कर। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, मार्कर। शॉपकीपर के लिए कंसिडरेशन क्या है, 50 रुपए। अगेन मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, मार्कर। शॉपकीपर के लिए कंसिडरेशन क्या है, 50 रुपए। आप लोग कैफ 4 पढ़ने आए हैं हमसे, आपने दी है कुछ फीस, ठीक है, बदले में आपको मिल क्या रहा है, आपको मिल रही है सर्विसेज, क्लासेस वगैरह, सर्विसेज हम इसको अगर बोल लें, टीचिंग की सर्विसेज आपको मिल रही हैं। आपके लिए कंसिडरेशन क्या है भाई, बोलो 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 बोलो, क्या कंसिडरेशन है, टीचिंग सर्विसेज, आपको जो मिल रहा है। मेरे लिए या हमारे लिए कंसिडरेशन क्या है, मेनली आपकी दुआएं, उसके बाद थोड़ा सा जो है पैसा, ठीक है। खैर दुआ जो है वो कंसिडरेशन में नहीं आती, आगे एक चैप्टर पूरा है इसके ऊपर, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंसिडरेशन बड़ी डेफिनेट क्लियर होनी चाहिए, मतलब जो नज़र आए, जो चीज़ का पता लग रहा होगा ये हो रहा है। दुआ का पता नहीं करनी है कि नहीं करनी, तो इसलिए कंफर्म नहीं है ना कि आप कर भी रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए कंसिडरेशन आपने आगे से मुझे क्या दी, फ़ी दी, मेरे लिए फ़ी कंसिडरेशन है, आपके लिए कंसिडरेशन क्या है, टीचिंग। रिक्शा की एग्जाम्पल ले लें, आपने कहा भाईजान ज़रा उधर तक छोड़ दो, उसने कहा ठीक है सर छोड़ देते हैं। तो आप उधर छोड़ा है, तो उसने उतारा, आप जा रहे थे, उसने कहा आज भी किराया नहीं। तो मतलब है कि उसने कहा कि भाईजान पैसे दो किराए के, ठीक है, तो आपने उसको किराया या फेयर प्रोवाइड किया, वो दिया उसको, ठीक है। रिक्शे वाले के लिए कंसिडरेशन क्या आता है, वो 20 या 50 रुपए वट एवर, वो उसके लिए कंसिडरेशन है। आपके लिए कंसिडरेशन क्या थी, रिक्शे की सवारी जो आपको करवाई गई, आपको उसने एक सर्विस दी या ट्रैवल उसने करवाया आपको। बात कर रहे हैं फॉलो, बात ये पहले कंसिडरेशन की समझ आना बड़ा जरूरी है ना। तो कंसिडरेशन फिर क्या हो गया कि भाई जिस बंदे ने जो काम करना है उसके कहने पर दूसरा बंदा क्या दे रहा है, ठीक है। देखो मेरा फर्ज था टीचिंग, पढ़ाना आपको,
मेरे कहने पर आप मुझे क्या दे रहे हैं? पैसे। तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? पैसे। आपका फर्ज क्या था? पैसे देना। और आपकी अब चाहत क्या है? आगे से मिलना आपको क्या चाहिए? आपने कहा कि भाई मुझे मिलने चाहिए लेक्चर्स। तो इसका मतलब है कि जिस बंदे ने जो काम करना है, जो उसकी ड्यूटी है, जो उसका प्रॉमिस है, अब मैं थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स की तरफ आ रहा हूं, जो उसका प्रॉमिस है, जो उसने वादा किया है करने का, उस वादे को करने के लिए बदले में उसको क्या चाहिए? मार्कर मैंने लेनी थी, मैंने वादा किया मैं आपको दूंगा 50। जाहिर है तो प्रॉपर वादा बोल के तो नहीं करना, लेकिन मतलब यही है ना कि मैं पैसे तो दूंगा, चाहे कैश दे दूं या उधार दे दूं, ठीक है। तो भाई मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको दूंगा 50 रुपए, लेकिन अगर आप मुझे मार्कर दोगे तो मार्कर के साथ ही मिलने हैं ना, मुफ्त में तो नहीं देने। दुकानदार ने भी कहा, शॉपकीपर ने कहा कि भाई मैं आपको मार्कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू टू गिव यू द मार्कर, लेकिन कब? जब आप 50 रुपए देने पे तैयार होंगे मुझे। बात आ गई है समझ? ये थी कंसिडरेशन। अब इंटरेस्टिंग बात आ गई फिर यहां पे। इसका मतलब है कि ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर कंसिडरेशन ना हो, बल्कि ऐसा एग्रीमेंट नहीं, ऐसा प्रॉमिस, क्योंकि जहां पे हमने कहा था ना ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी ना हो, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ऐसा प्रॉमिस जिसके अंदर कंसिडरेशन ना हो, वो एग्रीमेंट नहीं है। मुफ्त में अगर कुछ काम करने का कहा गया है, बदले में कुछ नहीं ले रहे, तो दिस इज नॉट एन एग्रीमेंट। ठीक है। आप कहें कि आप फॉर एग्जाम्पल मस्जिद में गए हैं, तो वहां पर इमाम साहब ने कहा कि भाई साहब थोड़ा थोड़े दें पैसे, चीज़ें करनी है। किसी ने कहा कि जी मैं एसी लगवा देता हूँ। अब बदले में कुछ नहीं मिल रहा, दुआएं हैं, अल्लाह बेशक वो आपको अजर देगा। यहां पर कुछ नहीं मिल रहा, टेंजिबल कुछ नहीं मिल रहा, नजर आने वाला कुछ नहीं मिल रहा, कंसिडरेशन तो नहीं मिल रही। ठीक है। किसी ने कहा कि भाई मैं ईंटें और दे दूंगा, ये बनाए कि सीमेंट का कहा, किसी ने फैंस का कहा, किसी ने कहा कुरान पाक दे दूंगा, वॉट एवर। और आप जैसे बंदे ने भी कह दिया कि मैं केबल लगवा दूंगा इमाम साहब के रूम में ताकि वो क्यू टीवी देखें वहां पे। तो आप लोग अब जो जो भी चीजें करने का वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा, इमाम साहब कुछ नहीं दे रहे सिवाय इसके के आपको दुआ दे रहे हैं। ठीक है भाई। तो इसका मतलब है कि वो वाला फिर एग्रीमेंट इसके मुताबिक तो एग्रीमेंट ना हुआ ना, क्योंकि हमने कहा प्रॉमिस जिसके अंदर कंसिडरेशन शामिल ना हो, दिस इज नॉट एन एग्रीमेंट। बात आ गई है समझ भाई? क्लियर है? ऐसा प्रॉमिस, ऐसा वादा जिसमें कंसिडरेशन शामिल ही ना हो, एक तरफ से तो होगी ना, जाहिर है। अगर मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कहूँ मैं आपको टीचिंग कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो मेरा तो प्रॉमिस एक तरफ से तो है ना। दूसरा बंदा नहीं कुछ परफॉर्म करा, आप कहेंगे नहीं कुछ भी नहीं, मैंने नहीं देना, तो वो क्या है? दिस इज नॉट एन, मतलब जो मुफ्त में पढ़ रहे हैं अगर कोई है तो ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को लेक्चर्स ना प्रोवाइड करूं तो आप कानूनी तौर पे मेरे ऊपर एक्शन नहीं ले सकते, आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक। खैर दैट वाज अ फैक्ट। तो भाई ये बात है कि कंसीडरेशन आगे से मिलना ज़रूरी है ताकि उसको कानून बनाया जा सके। इसमें आपको एक एग्जांपल दूं जो मैं हमेशा आजकल दे रहा हूँ, क्योंकि अभी बड़ी प्रैक्टिकल सी एग्जांपल है, सामने नज़र आई। जो हमारे एक्टर हैं जावेद शेख साहब, वो गए थे इंडिया में मूवी करने, ओम शांति ओम, ठीक है, शाहरुख की। तो पोस्ट अभी कुछ अरसा पहले मैंने देखी थी, मैंने साल डेढ़ पहले, टाइम बड़ी जल्दी से गुजरता है तो शायद साल ही हो गया। तो उन्होंने लिखा हुआ था कि मैंने 1 रुपया चार्ज किया मूवी करने का। अब बंदा सोचे मुफ्त में क्यों नहीं कर दी, 1 रुपया क्या है, ये भी क्यों तकल्लुफ किया? जिस पेज के ऊपर लिखा होगा 1 रुपया लिया, 1 रुपये से महंगा पेज होगा, तो क्यों तकल्लुफ किया? तो भैया तकल्लुफ इसलिए किया क्योंकि इंडिया के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब जरा लिंक समझे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि भाई टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, ये ना हो कि जब शेख साहब बाद में भाग जाएं तो उसको कानूनी तौर पे भी तो बांधना है ना, उस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है और उसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी भी होना जरूरी है। फिर वो आगे जा कहता है कि भाई जान एक एग्रीमेंट होने के लिए ना सिर्फ वादा करना है, कोई कंसिडरेशन भी हो, बेशक 1 रुपया ही क्यों ना हो। देखें कितनी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इसलिए आप यहां पर एक कॉन्सेप्ट लिख लें और जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट आप ये, मतलब इसको मैं वर्ड्स क्या दूं, आप ये लिख सकते हैं कि इनएडिक्वेसी
इज नॉट एन इशू, ये लिख लें कंसिडरेशन के साथ। इनएडिक्वेसी का मतलब क्या होता है, ना काफी होना, मतलब कम होना, सफिशिएंट ना होना, इनएडिक्वेट है। वो कहते हैं कि इनएडिक्वेट अगर कंसिडरेशन, ये कोई मसला नहीं है, कंसिडरेशन मौजूद जरूर होनी चाहिए चाहे कम हो। देखे ना, 1 रुपया तो ऑलमोस्ट नथिंग बट इट इज समथिंग, समथिंग बेटर देन नथिंग। 1 रुपया कुछ ना कुछ तो है ना, जीरो से तो बड़ा ही है ना। अगर वो लिखते थे ना कि मैं मुफ्त में काम करना चाह रहा हूं, तो भाई वो तो एग्रीमेंट ही नहीं बनना था, कॉन्ट्रैक्ट तो दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली तो दूर है, कॉन्ट्रैक्ट तो बनना ही नहीं था, एग्रीमेंट के ऊपर ही फड्डा पड़ जाना था। इसलिए उन्होंने कहा कि भाईजान कंसिडरेशन मैं लूंगा, पूरा 1 रुपया आपसे लूंगा। उनके लिए ऑब्वियसली यही बड़ी बात थी कि वो इतनी बड़ी मूवी में है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं 1 रुपया चार्ज करूंगा। सही है। अच्छा खैर, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये ऑब्वियसली फेसबुक के ऊपर जो कुछ स्टैट्स कुछ आए थे उसकी बेस पर पता लगे बाद में कि एक्चुअल में ये हुआ ही ना हो, हमें क्या पता कि एक्चुअल ट्रांजिशन क्या हुई है, लेकिन मैं उसको एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ कि अगर वो सच है तो ठीक है। तो भाई इनएडिक्वेट होना कोई मसला नहीं है, इनएडिक्वेसी इज नॉट एन इशू, कंसिडरेशन का होना लाजमी है, एडुकेट होना लाजमी नहीं है, काफी होना लाजमी नहीं है। ये भी हो सकता है कि 50 करोड़ रुपए की चीज है, कोई बंदा 1 रुपए में दे दे, 50 लाख में दे दे, 10 लाख में दे दे, हाँ, अनलेस उसकी कंसेंट फ्री हो, कोई जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस ना, वो सॉरी जबरदस्ती ना बेचा गया उसको, मुक्के चुके मार किया किसी तरह, तो अगर वो बंदा सेल कर रहा है विद फ्री कंसेंट तो अलाउड है, ठीक है। आप 50 करोड़ की चीज़ 50 रुपए में बेच दो, कानून कहता मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ बस ये है कि यार कॉन्सेंट फ्री होना चाहिए, अगर कॉन्सेंट फ्री नहीं है तो उसके ऊपर पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, फिर क्या मसला होता है। बात आई थोड़ी समझ। अभी ये ना, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में भी आगे आगे बातें होनी है, बस मैं आपको लेकर चल रहा हूँ ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा, तो कंसिडरेशन वाली भाई बात होगी। अब हमने जनरल रूल क्या पढ़ा है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। वॉइड एक नया वर्ड आ गया है वैसे अब, जो मैंने बोल दिया है, ठीक है, तो मुझे बताना भी पड़ जाएगा। वॉइड, VOID, वॉइड का मतलब होता है कि सिरे से ही इलीगल है, सिर्फ शुरू से ही, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। इसको फिर बोला जाता है वॉइड एब इनिशियो। क्या बोला जाता है, इनिशियो का मतलब इनिशियल से, लैटिन फ्रेज है, लातीनी जुबान का लफ्ज है भाई। वॉइड एब इनिशियो सिरे से ही गलत है। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर कंसिडरेशन ही नहीं है, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर प्रॉमिस ही नहीं है, दैट इज वॉइड एब इनिशियो, ये सिरे से ही गलत है। अब अगर एक चीज सिरे से ही गलत हो, एक एग्रीमेंट सिरे से ही गलत था, वॉइड एब इनिशियो था, पहले दिन से ही, शुरू से ही गलत था, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना बने। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए वैलिड एग्रीमेंट का होना जरूरी है, एग्रीमेंट भी वैलिड हो, एनफोर्सिबिलिटी भी हो, देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इफ देयर इज एन एग्रीमेंट विच इज वॉइड एब इनिशियो, दैट इज इलीगल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल पैदाइश से ही वो गलत था, तो वो क्या क्या बन जाएगा, वॉइड एब इनिशियो, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अच्छा, वॉइड एब इनिशियो और भी बहुत से एग्रीमेंट्स होते हैं, और भी बहुत सी रीजंस हैं जिसकी वजह से एग्रीमेंट वॉइड हो जाते हैं, लेकिन एक रीजन क्या है जी, कंसिडरेशन वाली भी हमने पढ़ ली फिलहाल, हमारे जो रेलेवेंट है अभी। हमारे रेलेवेंट क्या था कि कंसिडरेशन अगर नहीं है तो एग्रीमेंट बन जाता है वॉइड, इलीगल एग्रीमेंट है वो, अगर कंसिडरेशन मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं इस कानून की। एक्सेप्शन का पता है ना कि कुछ चीजों के ऊपर ये वाला जनरल रूल अप्लाई नहीं होता, कुछ चीजों के ऊपर इस रूल का इतलाक नहीं होता। वो क्या है वो अभी हमने नहीं पढ़ने, आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको यहां बता दिया है कि जी आप एक लाइन लिखें यहां पे, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड with a few exceptions, agreement without consideration is void without a few exceptions। आप ये यहाँ पे आए ना एग्रीमेंट की डेफिनेशन पे, जो गोल गोल सर्कल बने हुए हैं नेक्स्ट पेज पे, वो कह रहा है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, सेट ऑफ प्रोमिसेस मतलब एक से ज्यादा प्रोमिसेस हो, ये प्रॉमिस होता है, ये भी देख लेते हैं। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, जिसमें दोनों के लिए कंसिडरेशन है वो है एग्रीमेंट। अब यहाँ पे इसके नीचे आप एक लाइन लिखें कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, देखिए मैं सिंपल सा वो इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, वैसे मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है तो ये इक्वेशन भी तो उस तरह की नहीं है ना, सादा सी बातें हैं।
मैं सिर्फ उसी को सॉल्व कर रहा हूं कि भाई अगर आप कह रहे हो कि एग्रीमेंट में प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन होना लाजमी, अगर मैं ये निकाल दूं तो फिर तो बात ही अधूरी रहेगी ना। दैट इज नॉट एन एग्रीमेंट। सिंपल सी बात है। आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल भी है। अगर मैं कहूं कि इन्फोर्सिबिलिटी को मैं खत्म कर रहा हूं तो भाई फिर एग्रीमेंट कहां हो गया, वो तो खत्म होगी बात ही सारी। बात कर रहे हैं फॉलो। तो इधर एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। सिंपल, मैंने इसी को एक जुमले में और ट्रांसलेट किया और तो कुछ भी नहीं। विद अ फ्यू एक्सेप्शंस, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं उसकी 4-5, वो हम आगे आगे पढ़ेंगे। एक्सेप्शंस के अंदर ना 2-3 लाइनें मार लें, बल्कि मैं आपको उसका चैप्टर नंबर बता दूं। उसका चैप्टर आई गेस आपका है चैप्टर आपका मेरे ख्याल में वो 4 में आती है ना शायद। एक सेकंड, चैप्टर 4 के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। नहीं 4 में तो नहीं है। देखिए मैं खुद भी वो ना वही रट्टा नहीं इस तरह लगाता तो फिर मुझे, हाँ चैप्टर 3 के अंदर है भाई। आप ना इस ये विद अ फ्यू एक्सेप्शन जो लिखा है ना, एक्सेप्शन के नीचे लिखा है चैप्टर 3 में पढ़ेंगे वो कौन सी एक्सेप्शन है कि जहां पे कंसिडरेशन भी मौजूद नहीं है, जीरो में मुफ्त में काम हो रहा है, मुफ्त में अगला बंदा काम मुझे करके दे रहा है, लेकिन स्टिल ये एक वैलिड एग्रीमेंट है और अगर वो इन्फोर्सेबल भी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी है। ठीक है, नहीं बात आई समझ थोड़ी। चलें जी अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा भाई। गल कर रहे हैं फॉलो है नहीं भी कर रहे थे, खैर चलें आगे आ रहे हैं भाई। अब कंसिडरेशन तो हो गई है तो पीछे रह गया ये भाईजान। ठीक है, ये भी देख ली, ये भी देख ली, कंसिडरेशन भी देख ली। ये मतलब देखना है आ जाए जरा इधर। हमने यहाँ पे लिखा प्रॉमिस क्या है, तो भाई यार प्रॉमिस है जी दो चीज़ों का मुरक्कब, दो चीज़ों को मिला के बनाया जाता है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। एक ऑफर जिसको जब एक्सेप्ट कर लिया जाए आगे से तो वो क्या बन जाती है भाई, प्रॉमिस बन जाती है, वो एक वादा बन जाती है। इसका अब ये भी आगे देख लेते होते गए। तो अगर सिर्फ एक ऑफर हुई है, ऑफर से मुराद क्या है अभी देख लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी बंदे को कोई काम करने का या किसी काम से रोकने का कहना। ठीक है कि भाई मुझे ये मार्कर बेच दो, ये ऑफर मैंने करवाई है, क्या आप मुझे अपनी मार्कर बेचेंगे, क्या आप 50 रुपए के अगेंस्ट मुझे मार्कर बेचेंगे। अब 50 रुपए भी आ गए तो ये बात आगे जाई जा रही है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो अगर सिंपल मैं कहूं कि भाई क्या आप मुझे अपनी मार्कर बेचेंगे तो ये ऑफर है, या मैं आपको मार्कर बेचना चाह रहा हूं, ये ऑफर है। ठीक बात आ रही है समझ। मैंने आपको कहा यार अगर आप यहां पर अपनी शॉप नहीं खोलेंगे तो मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा। अगर आप यहाँ पे अपनी शॉप नहीं खोलेंगे, दुकान नहीं खोलेंगे, मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा। देखिए अब मैं काम करने के लिए नहीं पैसे दे रहा, मैं काम ना करने के पैसे दे रहा हूँ। मैंने आपको कहा कि भाईजान अगर आप 1 साल सिगरेट नहीं पिएंगे, स्टिंग नहीं पिएंगे, तो मैं आपको 5,000 रुपया दूंगा। देखिए मैं आपको कुछ करने के नहीं पैसे दे रहा कि कुछ करो, मैं कहता हूँ कुछ ना करो तो मैं आपको पैसे दूंगा। ठीक है, तो ऑफर कोई काम करने की भी हो सकती है, कोई काम ना करने की भी हो सकती है। ठीक है, एक्सेप्टेंस क्या है, एक्सेप्ट का मतलब है कि जो ऑफर हुई है अगर उसके अंदर कोई कंडीशंस भी मौजूद है, कोई शराइत भी मौजूद है, जिस तरह की भी ऑफर है एज इट इज, जैसी है वैसी ही कबूल करना। आगे से जरूरी तो नहीं है ना कबूल करना, रिजेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसको मैं कब समझूंगा ये चीज एक्सेप्ट हुई है, तो तब समझी जाएगी एक्सेप्ट हुई है अगर आपने जैसी ऑफर थी उसके तमाम खद्दोखाल के साथ, तमाम फीचर्स के साथ, तमाम इसेंशियल्स, तमाम लवाजमार के साथ आपने एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो एक्सेप्टेंस समझी जाएगी। मैंने आपको कहा कि भाई क्या आप मुझे मार्कर बेचेंगे 50 रुपए की, उसने कहा जी भाई मैं आपको मार्कर बेचूंगा 50 रुपए की, उसने एक्सेप्ट कर लिया है एज इट इज। अगर मैंने कहा भाई क्या आप मुझे मार्कर बेचेंगे 50 रुपए की, उसने कहा भाई मैं आपको मार्कर बेचूंगा 40 रुपए की, मसला आ गया। मैंने कितने कहा था 50 रुपए, वो भाईजान बीच में एक नया रेट लेकर आ गए 40 रुपए। मैंने उन्हें कहा कि भाई क्या मुझे ब्लू मार्कर बेचेंगे 50 रुपए की, उसने कहा सर मैं आपको ब्लैक मार्कर बेचूंगा 50 रुपए की, मसला हो गया।
मैंने तो कोई और ऑफर की थी भाईजान, आप कुछ और एक्सेप्ट करी जा रहे हैं, आपको सुनता नहीं है। उसने कहा सर सुनता सब है लेकिन मेरे पास वो मौजूद नहीं है, तो मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हम उसे कहेंगे भाईजान कानूनी तौर पे ये चीज़ एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी। कानूनी तौर पे एक्सेप्टेंस से मुराद क्या है कि जो चीज़ ऑफर की गई है, जो बात ऑफर में लाई गई है एज इट इज़, उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करना। अब आप लोग आए कैफ 4 लेने, आपने कहा कि जी फॉर्म फिल किया कि हमने कैफ 4 लेना, मैं आगे से कहूँ कि नहीं भाई आपकी जो भी फी दी है आपने, मैं उसके अगेंस्ट आपको कैफ 7 पढ़ाऊंगा। एक्सेप्ट तो मैंने कुछ ना कुछ तो कर लिया है, फी एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है, लेकिन मैंने आपकी बाकी ऑफर तो नहीं ना भाई एक्सेप्ट की कि आप पढ़ना चाह रहे हैं और ये आप तो कैफ 4 पढ़ना चाह रहे थे। इसका मतलब है कि दैट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आइए बात समझ। अच्छा, अब ये जो एक एक चीज़ है ना, इसके ऊपर इतना फोकस क्यों जरूरी है? इतना फोकस इसलिए जरूरी है कि भाई ये एक एक चीज़ की बेस पर लोग करोड़ों रुपए का गबन कर लेते हैं, अरबों रुपए का भी गबन कर लेते हैं, फ्रॉड कर लेते हैं कि कानून ने तो देखें, कानून तो अंधा है। पॉजिटिवली अगर देख रहे हैं, कानून अंधा से मुराद क्या होता है? कानून नहीं ये देखता कि यार सामने अमीर खड़ा है गरीब खड़ा है, एटलीस्ट बाय बुक्स तो नहीं देखता, ठीक है, वैसे तो पता ही हमें। तो अब कानून ने तो कानून के मुताबिक चल रहे हैं ना भाई। तो कई बार क्या होती है कि चीज़ें कर ली जाती हैं लेकिन वो डेफिनेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतर रही होती है। कानून कहते हैं यार मैं ही कर रहा हूँ, उसे पढ़ के करना से ना कम। बात है ये, समझ, लोग धोखे भी देते हैं, फ्रॉड भी करते हैं इन बेसिस पे कि यार अगला बंदा सीधा सा, इसको कौन सा पता होना है। बात है ये भाई समझ। अच्छा खैर, तो इसलिए ना एक एक टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल्ड में बात है। मतलब ये ऑफर के ऊपर सिर्फ इतनी बात नहीं है जो मैंने बोल दी, अभी तो भाई आगे लंबी कहानी चलनी है इसकी। ऑफर कब होती है, किस तरह होती है, क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए ऑफर में, कब ऑफर कम्युनिकेट होगी, अगले बंदे तक पहुंचेगी, क्या ऑफर कर ली जाए तो ख़त्म की जा सकती है, कौन कौन ख़त्म कर सकता है, सारा कुछ हमने देखना है। इसी तरह एक्सेप्टेंस के ऊपर भी सारा कुछ देखना है हमने। अभी तो जाहिर है 9 चैप्टर्स हैं आपके, 9 चैप्टर्स आर इन योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिलेबस, तो चीज़ों को तो देखना पड़ेगा, ठीक है जी। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। अच्छा, अब ऑफर करने वाले को, ऑफर इधर मैं लिख दूं, करने वाला, जो बंदा ऑफर कर रहा है, ही और शी विल बी कॉल्ड ऑफरर। क्या बोलेंगे? ऑफरर। टीच करने वाला टीचर है, ट्रेन करने वाला ट्रेनर है, जिसको ट्रेन किया जा रहा है दैट इज ट्रेनी, ठीक है। तो भाई ऑफर करने वाला इज कॉल्ड ऑफरर, जिसको ऑफर की जा रही है, इधर लिख दो, जिसको की गई, ठीक है, जिसको भाई ऑफर की गई है वो क्या कहलाएगा? ऑफरी। क्या कहलाएगा? ऑफरी। क्या कहलाएगा? ऑफरी। एक्सेप्ट करने वाले को, जिस बंदे ने एक्सेप्ट कर ली ऑफर, वो क्या कहलाएगा? एक्सेप्टर। उस वक्त उसका नाम हो जाएगा एक्सेप्टर। हालांकि आप बताएं इन दोनों बंदों में से, बंदे इधर 2 ही हैं, ज़्यादा पार्टीज भी हो सकती हैं, लेकिन ये फॉर एग्जांपल एक साइड ऑफरर है, एक साइड ऑफरी है, इन दोनों में से एक्सेप्ट कौन करेगा ये बताएं। सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे। हमने कहा ना कि जो बंदा एक्सेप्ट करेगा, तो मैं आपको ऑफर करवा रहा हूं कि आपकी जगह पे आपका भाई आके एक्सेप्ट कर सकता है, या आपको कोई दोस्त हो या कोई भी और अननोन पर्सन हो, गए जी मैं फलां पर्सन को जानता हूं, मैं करने आ गया हूं एक्सेप्ट, क्या कर सकता है? नहीं कर सकता भाई। जाहिर है जिसको ऑफर की गई है उसी को, या उसने जिसको ऑथराइज किया हो उसको कर सकते हैं। तो भाई ऑफर किसको की गई थी? ऑफरी को। क्या ऑफरर अपने आप को शीशे के सामने खड़ा हो कह सकता है हाँ भाई एक्सेप्ट करता है, 1 साल सिगरेट नहीं पीनी, 1000 रुपया इनाम तुझे, शीशे में देख के कह सकता है? और आगे से खुद ही बोल पड़ा हाँ भाई सही, डन करो, ठीक है, तो कहा कि शीशे में से आवाज आ रही है, तो भाईजान नहीं कर सकते आप, अगर आप थोड़ा दिमाग है आपका। ऑफरर अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता, तो फिर एक्सेप्ट भी तो नहीं कर सकता अपनी ऑफर को खुद ही। ऑफर जिसको की गई है वो एक्सेप्ट करेगा। की किसको गई है? इस भाईजान को या इस बहन जी को, ऑफरी को। ऑफरी को की गई थी, तो ऑफरी विल बिकम एक्सेप्टर व्हेन ही एक्सेप्ट्स द ऑफर। एक्सेप्टर उस मौके पे बन गया। लेकिन अब बात तो आगे भी है। अब ये एक्सेप्टर बना, लेकिन जैसे ही एक्सेप्टर बना फौरन ये चीज क्या बन चुकी है? ओवरऑल टोटल प्रॉमिस बन गई है। पहले सिर्फ ऑफर थी, जब ये एक्सेप्ट होगी तो ये फौरन क्या बन चुकी है भाईजान? प्रॉमिस बन चुकी है। तो अब जब प्रॉमिस बन गई है एक चीज
तो ये जो ऑफरर था ये अब क्या बन गया, प्रोमिजर। क्या बन गया, प्रोमिजर। क्या बन गया, प्रोमिजर। इसने ऑफर की थी ना भाई मैं ये काम करूंगा या मैं ये काम नहीं करूंगा, ठीक है, इसने ऑफर की थी तो अगले बंदे ने एक्सेप्ट कर ली ऑफरी ने। अब ये करने वाला क्या बन चुका है, प्रोमिजर। जिसको की गई थी ऑफरी वो क्या बन चुका है भाई, प्रोमिजी। प्रोमिजी, प्रोमिजर, प्रोमिजी, प्रोमिजर, प्रोमिजी। गल कर रहे हो फॉलो या नहीं कि भाई ऑफर करने वाले को ऑफरर बोला जाएगा, जिसको उसने ऑफर की थी उसको ऑफरी बोला जाएगा। अभी सिर्फ ये ऑफर है, अगले बंदे ने एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन जैसे ही एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर ली, मतलब ऑफरी ने एक्सेप्ट कर ली तो एक्सेप्टर है, लेकिन जैसे ही एक्सेप्ट की अब ये क्या बन चुका है, प्रॉमिस बन चुका है। तो जब भाई प्रॉमिस बन गया, वो कहते हैं ऑफरर ना बोलो, ऑफरर बोलोगे तो लगेगा अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं हुई। यही है ना, अब उन्होंने टर्म्स देखे, फेजेस चल रहे हैं चीजों के। अब फॉर एग्जाम्पल एक चीज कॉन्ट्रैक्ट बन जाए लेकिन हम अभी तक उसे एग्रीमेंट बोलते रहे तो कानून तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये क्या करना चाह रहे हैं। अदालत में जाके आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट कहोगे, अदालत पूरा केस उस बेस पे सुन ले, एंड पे जाके पता लगे नहीं सर वो तो कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने वैसे ही कह रहा था एग्रीमेंट। उन्होंने कहा भाई वैसे फिर क्यों कहा आपने, बात है ये समझ। तो अगर ऑफर तक थी बात तो उसको ऑफरर ऑफरी है वो बंदे जिन्होंने किया है, लेकिन अगर ये प्रॉमिस में कन्वर्ट हो गया, अब ऑफर तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ऑफर मर चुकी है। और उसका रिजल्ट क्या निकला है, एक नन्ना मुन्ना ये आ गया बच्चा। नन्ना मुन्ना बच्चा जो है भाई वो ये कहता है कि सर अब मैं कहलाऊंगा प्रॉमिस, अब मुझे थोड़ा सा इज्जत लेने का है, ठीक है। जो ऑफर था उसको अब क्या बोल दिया जाएगा, प्रोमिजर। जो ऑफरी था उसको बोल दिया जाएगा प्रोमिसी। अच्छा, अब यहां पे आपको थोड़ा सा मैं तसल्ली भी दे दूं कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को अभी स्टार्ट में इन कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प करने में थोड़ा इशू हो रहा हो, ठीक है, हो सकता है। वैसे तो मतलब ये जो है ना बिजनेस लॉ है काफ़ी बिहेवियरल सब्जेक्ट है, मतलब वो बड़ी ह्यूमन नेचर के करीब है। लॉ सदियों से चल रहे हैं तो बड़े ना करीब करीब नेचर के बनाए जाते हैं, तो ये बड़ा उस तरह से है। लेकिन अगर फिर भी इशू है ना, कोई बात नहीं, 5-7 लेक्चर्स के अंदर आप थोड़ा सा ट्रैक पे आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको चीज़ें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह परेशानी होना। और इस तरह जब आप टेस्ट भी देंगे तो पहले 2-3 टेस्ट के अंदर हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो रही हो, थोड़ी कन्फ्यूजन हो, लेकिन जैसे जैसे आप टेस्टिंग करते जाएंगे वो इंशाल्लाह सारा क्लियर हो जाएगा। हमने देखे बहुत टेस्ट लेने हैं, हमने एक तो मेरे ख्याल में 10 टेस्ट तो वीकली हैं, फिर असेसमेंट और टर्म 13 तकरीबन वो बन जाते हैं, एंड पे जाके 10 रिवीजन के भी होने हैं। तो भाई 20-22-23 टेस्ट दे के तो बेड़ा पार है इंशाल्लाह, अगर तो दे लोगे तो, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ तक भाई समझ आ गई बातें, ठीक है। अब ये सारा कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा इंग्लिश में, ये मेरे ख्याल में इतनी तो सेंस होगी चीज़ों की। अब थोड़ा इंग्लिश में पढ़ते हैं, इनके साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आ गई भाई बात अब प्रपोजल की। प्रपोजल, ऑफर को प्रपोजल भी बोला जाता है। अब ये ना नीचे से ऊपर हमें लेकर जाएगा इस तरह। हमने कहा हमें तो सब कुछ पहले ही आता है और आपको आता भी था, आपने साथ साथ हाँ ना भी किए, ठीक है, होपफुली। तो हम ऊपर से नीचे, अब हम दोबारा ज़रा नीचे से ऊपर जाएंगे। उसने कहा भाईजान सबसे पहले मैं ऑफर की डेफिनेशन आपको बताना चाहता हूँ। ऑफर जो है इसको प्रपोजल भी बोला जाता है, इसका दूसरा वर्ड क्या है, प्रपोजल, ठीक है। प्रपोजल किए होंगे कभी लाइफ में, ठीक है। तो प्रपोजल करने वाले को फिर देखे ना, वर्ड के साथ साथ ही है ना, ऑफर करने वाला ऑफरर है, तो जब प्रपोजल हो जाएगा तो प्रपोजर हो जाएगा, और जिसको की गई है वो प्रपोज ही हो जाएगा, ठीक है। दोनों हो जाएगा ही, मैंने लगा दिया, यूरोप में आ गए हम लोग। तो खैर प्रपोजल जाहिर है यहाँ पे चीज़ें सर्विस देने का। और तो भाई आपका प्रपोजल या ऑफर इसको कह सकते हैं। अब देखें जरा डेफिनेशन। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, एक बंदा दूसरे को, देखें बड़ा जरूरी है दूसरा बंदा, अगर अपने आप को ही ऑफर कर रहे हैं, दिस इज नॉट एन ऑफर, दिस इज नॉट अ प्रपोजल, देयर मस्ट बी अ सेकंड पर्सन, देयर मस्ट बी अनदर पर्सन जिसको आप ऑफर या प्रपोजल दे रहे हो। इसलिए उसने कहा कि भाई वेयर वन पर्सन, मतलब कि ऑफरर, इसके ऊपर लिख लें ऑफरर, ठीक है। वेयर वन पर्सन मीन्स ऑफरर सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, टू अनदर से मुराद ऑफरी, हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग।
एक बंदा दूसरे को कह रहा है कि भाई मैं कुछ करना चाह रहा हूं या मैं कुछ नहीं करना चाह रहा, मैं कुछ करना चाह रहा हूं या मैं कुछ नहीं करना चाह रहा, ठीक है। वही कि मैं आपको मार्कर बेचना चाह रहा हूं या मैं ये कह लूं कि भाई मैं चाहता हूं कि आप सिगरेट ना पियो, मैं अब ये नहीं वाली बात आएगी ना इसके अंदर, ठीक है। तो ये टू एब्सटेन वाली भी आएगी, तो मना करने वाली भी आएगी। फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द assent of the other that such act or abstinence he is said to make a proposal। हाँ, बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसने अब इसमें कर दी हैं। उसने कहा कि भाईजान ऑफर से मुराद है कि जब एक शख्स एक दूसरे शख्स को, एक शख्स ऑफरर या प्रपोजर एक दूसरे शख्स को, ऑफरी को या प्रपोजी को अपनी विलिंगनेस शो करता है कोई काम करने की या किसी काम से रोकने की, इस माइंड के साथ, इस जहन के साथ कि अगला बंदा इसको एक्सेप्ट करेगा, अगला बंदा इसमें अपनी मर्जी शामिल करेगा, मतलब है कि ऑफरी इसमें अपनी मर्जी शामिल करेगा इस एक्ट में, इस काम के करने में, इस काम को मना करने में, तो इसको क्या कहा जाता है? ऑफर कहा जाता है। अब जरा इंटरेस्टिंग बात सुने। इसका मतलब कि भाईजान इसके अगर हम इसेंशियल्स की बात करें ना, यहाँ पे ना सब्जेक्ट में डिफरेंट जगह पे इसेंशियल्स पढ़ा करेंगे कि यार वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल्स क्या है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें लाजमी है जो कॉन्ट्रैक्ट में होंगी वरना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्रीमेंट के इसेंशियल्स क्या है, ऑफर के इसेंशियल्स क्या है, एक्सेप्टेंस के इसेंशियल्स क्या है, हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ तो और भी हैं लेकिन इस डेफिनेशन में से ही कुछ निकल आए हैं। एक तो पहला निकल आया कि वेयर वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर, मतलब है कि पहला तो फिर ये आ गया ना कि ऑफर अपने आप को नहीं हो सकती, दो बंदे चाहिए भाई, कम से कम दो बंदे चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पूरी आप दुनिया को ऑफर कर दो, ठीक है, वो भी एक जनरल ऑफर होती है, आगे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि भाई पार्टी तो एक से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर वो कहता है कि अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है कोई काम करने की या किसी काम से रोकने की, ठीक है। ये भी कह सकते हैं यार मैं ये काम नहीं करूँगा, इसके मुझे आप पैसे दें, या आप ये काम नहीं करोगे मैं उसके आपको पैसे दूंगा, या उसके बदले में कुछ और भी दे सकते हैं। पैसे ज़रूरी नहीं है, कोई और सर्विस भी हो सकती है, ठीक है। कोई हो सकता है कोई एसेट आप आगे से प्रोवाइड कर दें, लेकिन इस जहन के साथ कि अगला बंदा इसको एक्सेप्ट भी करेगा, इस जहन के साथ। अगर आपको पहले से ही पता है कि अगले बंदे ने किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं करना, तो भाई वो ऑफर नहीं है। अगर आपको पता है कि अगले बंदे ने किसी भी सूरत, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, नॉट इवन अ 1% चांस कि वो बंदा इसको एक्सेप्ट करेगा, तो फिर दिस इज नॉट एन ऑफर। बिकॉज देखिए डेफिनेशन हमें कह रही है कि हमने ऑफर करनी है इस जहन के साथ कि अगला बंदा उसको एक्सेप्ट भी करेगा। हाँ, अगले बंदे की मर्जी जरूर है, वो ना करे उसको, जबरदस्ती कोई नहीं है भाई, एक्सेप्टेंस उसकी मर्जी है, फ्री कॉन्सेंट है, सही है, कबूल है कबूल है कबूल है कहेगा उस अपनी मर्जी से, कॉन्सेंट के साथ, जबरदस्ती नहीं। लेकिन हाँ जेन तो होना चाहिए ना, अब पता होगा कि अगो है ही इनकार 100%, ठीक है, तो फिर वो ऑफर तो ना हो, तो शुगल हुआ, आप चले गए जी, आपने कहा जी कैटरीना कैफ को के विल यू मैरी में, अब तो वैसे वो हो चुकी है उसकी, ठीक है। तो अब आपको खुद शर्म आनी चाहिए, मतलब अपने देखें ज़रा शक्ल, तो आपका बनता है वहाँ पे जाना, तो आप, वो तो ऑफर थी ही नहीं, ठीक है। खैर ये तो जोक था, जोक तो नहीं था वैसे, ये भी फैक्ट ही है। देखिए कुछ चीज़ें बड़ी ऐसी होती हैं कि बंदा क्या करे उस पर। तो भाईजान अगले बंदे की विलिंगनेस लेने की आपके अंदर वो माइंड के अंदर हो कि मैंने वो करना है, फिर वो ऑफर कहलाएगी। बात है समझ। एग्जांपल देखें ज़रा, उसने कहा प्रपोजल को ऑफर भी कहते हैं। ओके, मेहरबानी आपकी बता दिया। अदील ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर 50,000। अदील ने बाबर को कहा कि भाईजान अपनी बाइक मुझे भेज दे 50,000 रुपये के। अब यहाँ पे ज़रा पिछले कॉन्सेप्ट भी रिवाइज साथ साथ करते रहे। बाबर, किसने कहा? अदील ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर। अदील ने ऑफर किया है बाबर को कि भाई ये 50,000 लो, मुझे बाइक दो। अदील कौन है? ऑफर करने वाला। ऑफर करने वाला क्या कहलाता है? ऑफरर। बाबर कौन है जिसको ऑफर की गई? वो क्या है? ऑफरी। अदील के लिए मतलब ऑफरर के लिए कंसिडरेशन क्या है? बाइक। अदील के लिए कंसिडरेशन क्या है? बाइक। और बाबर के लिए कंसिडरेशन क्या है? 50,000 रुपये। बाबर को मिलना है 50,000 फॉर गिविंग अप हिज बाइक, ठीक है, अपनी बाइक देने पे। तो इसका मतलब है कि अदील साहब को क्या मिलना है? 50,000 रुपये, सॉरी बाइक मिलनी है। बदले में क्या देगा? बाबर को 50,000 देगा। अदील के लिए कंसिडरेशन बाइक है, बाबर के लिए कंसिडरेशन क्या है? अच्छा, अब यही अगर होता अदील ऑफर्स टू सेल हिज बाइक टू बाबर,
अदील अपनी बाइक बाबर को बेचना चाह रहा है। अब यहाँ पर ऑफर तो अदील ही है, ऑफरी तो बाबर ही है, कंसिडरेशन बदल गई है इस एग्जांपल में दूसरी वाले में। क्यों? क्योंकि अब अदील साहब बाइक देना चाह रहे हैं तो बाबर के लिए बाइक कंसिडरेशन है और अदील साहब के लिए पैसे कंसिडरेशन होंगे। लेकिन इस एग्जांपल जो दी हुई है इसके मुताबिक दूसरा सीन था। ओके जी, उसने कहा हियर अदील हैज मेड अ प्रपोजल टू बाबर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एसेट ऑफ बाबर टू बाय हिज बाइक। ओके जी, आ गई है भाई गल समझ? ठीक है, चलें आगे चलते हैं जी। प्रॉमिस अब क्या है? प्रॉमिस क्या है जी? उसने कहा कि भाईजान देखे वो एक्सेप्टेंस वाला बीच में खा गया है, क्योंकि उसने कहा इसके अंदर ही कवर कर लेंगे एक्सेप्टेंस के ऊपर, क्योंकि इसी चैप्टर में आगे डिटेल के अंदर बातें हैं। उसने कहा भाईजान अब ऑफर प्रॉमिस में कब कन्वर्ट होगी? तो वो बता रहे हैं व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, किस बंदे को प्रपोजल की गई थी, प्रपोजी को या ऑफरी को, व्हेन ही सिग्निफाइज हिज एसेंट, जब वो अपनी मर्जी दे दे, मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया। जब ऑफर को ऑफरी एक्सेप्ट कर ले तो भाई क्या बन जाती है? प्रॉमिस बन जाती है। द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड एज प्रपोजल, व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ओके जी, वो एक प्रॉमिस बन जाता है। क्लियर है भाई? तो उसने लिख दिया प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस। अदील ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर 50,000 टू विच बाबर रिस्पॉन्स पॉजिटिवली, मतलब उसने पॉजिटिवली कहा हाँ भाई ठीक है ले लो। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये बन चुका है प्रॉमिस, प्रॉमिस बन गया है। इसका मतलब अदील ने उसको देने हैं पैसे अब और उसने उसको देनी है बाइक अब। ठीक है, प्रॉमिस बन चुका है। ओके, क्लियर है भाई? अब प्रॉमिसर और प्रॉमिजी की बात आ गई तो भैया ये मैंने पहले पढ़ लिया है कि प्रॉमिस करने वाले को प्रॉमिसर कहते हैं, जिसको किया गया प्रॉमिजी कहते हैं। ये प्रॉमिजी पहले ऑफरी था, अब ये प्रॉमिजी हो गया है। ठीक है, मतलब ये प्रॉमिस को इन्फोर्स करवा सकता है, क्लेम कर सकता है भाईजान प्रॉमिस पूरा करो अपना। और इस बंदे ने ऑफर की थी पहले, बात की थी कुछ करने की, अब ये जब वादा बन चुका है तो प्रॉमिसर कहलाएगा ये। ओके जी, चलें नेक्स्ट आ रहे हैं। एग्रीमेंट की बात है। उसने कहा एवरी प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, सेट ऑफ प्रोमिसेस से मतलब एक से ज्यादा वादे भी हो सकते हैं कि भाईजान आप पैसे दें मुझे, मैं आपको कैफ 4 भी दूंगा, कैफ 7 भी दूंगा। सही है, दो चीजें होंगी ना, दो प्रॉमिस हो गए। या आप से मैंने 2 करोड़ रुपया लिया और मैंने कहा ये यार घर भी आपको मैं बेचूंगा और गाड़ी भी बेचूंगा, दो अलग प्रोमिसेस हैं, वो मैंने कर दिए। ठीक है, तो एक से ज्यादा प्रोमिसेस भी हो सकते हैं। वो कहता है कि भाई एक एग्रीमेंट के अंदर प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, लेकिन कंसिडरेशन लाजमी है, वो क्या कहलाएगा? एग्रीमेंट कहलाएगा। तो हमने नीचे ये भी बात लिख ली है, इन एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट एन इशू, ना काफी होना कोई मसला नहीं है भाई। आप थोड़ी कंसिडरेशन भी दे सकते हैं अगर दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर रही है ऑब्वियसली। ठीक है जी। तो अदील ऑफर्स टू बाय कंप्यूटर फ्रॉम बाबर फॉर 50,000। अब अदील साहब ऑफरर हैं, बाबर साहब क्या है जी ऑफरी हैं। 50,000 रुपये के लिए 50,000 रुपये अदील ने देना है, मतलब ये बाबर के लिए कंसिडरेशन है। और बाबर ने क्या देना है? कंप्यूटर देना है, ये कंप्यूटर अदील के लिए कंसिडरेशन है। टू विच बाबर रिस्पॉन्स पॉजिटिवली, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि आप, इसका मतलब अब ये क्या बन चुका है? प्रॉमिस बन चुका है। हियर अदील्स प्रॉमिस टू पे 50,000 इज द कंसिडरेशन फॉर बाबर्स प्रॉमिस एंड बाबर्स प्रॉमिस टू सेल द कंप्यूटर इज द कंसिडरेशन फॉर अदील्स प्रॉमिस। क्लियर है भाई कॉन्सेप्ट? ये वाला मसला तो नहीं है किस तरह का मसला है तो अभी पूछ लें प्लीज, फौरन पूछें। आगे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आ गई। तो उसने कहा जी एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब है एक ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है, वो क्या कहलाएगा भाईजान? वो कहलाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि ईच एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट ईच कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। सही है, एग्रीमेंट सिर्फ वो वाला कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है जिसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी आएगी। ठीक है जी। अब इन्फोर्सिबिलिटी को थोड़ा सा उसने कहा मैं अब खुल के ज़रा बता देता हूँ भाई, तो ज़रा चलें देख लेते हैं। अच्छा, इन्फोर्सिबिलिटी से पहले आगे आ जाएं, वो एक टर्म पढ़ लें हम। उसने कहा जी प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। ठीक है, ये बात थोड़ी सी समझ लें। उसने कहा भाई ये जो प्रॉमिस था, अब आपको पता ना कि प्रॉमिस से मुराद ये दोनों वर्ड्स ले रहा है, ऑफर भी और एक्सेप्टेंस भी। तो अगर मैं प्रॉमिस की जगह भी ये कहूँ कि ये जो ऑफर है और ये जो एक्सेप्टेंस है, तो सही है बात? ये जो ऑफर और एक्सेप्टेंस इकट्ठे हैं तो बात सही है ना? गलत तो नहीं करा? उसने ये लिखा हुआ ना कि वो हर प्रॉमिस की बात बताने लगा। तो अगर मैं बोल दूं कि भाई हर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, तो ये भी सही है बात। ठीक है, अच्छा वो भाई ये कह रहा है कि जो प्रॉमिस है कोई भी, मतलब कोई भी ऑफर या कोई भी एक्सेप्टेंस, वो एक्सप्रेस भी हो सकती है। एक्सप्रेसली आपने की हो, एक्सप्रेस से मुराद क्या है? रिटर्न फॉर्म में कि भाईजान बाइक मुझे बेचना चाहेंगे, एक्सप्रेस है बेस्ट वे एक्सप्रेस करने का।
ओरली बोल के दे दिया। एक्सप्रेस तो दो तरीकों से हो सकती है ना चीज़, ठीक है। ओरली बोल के भाई क्या आप मुझे बाइक बेचेंगे 50,000 रुपये की, ऑफर होगी। उसने कहा हाँ भाई मैं आपको बाइक बेचूंगा 50,000 रुपये की, ठीक है। तो ये अब एक्सप्रेस की एग्जांपल थी। रिटर्न भी हो सकती है, ईमेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें, कॉल पे कर दें, वो भी एक्सप्रेस है, ओरल है, ठीक है। लिख कर दे दें पेज के ऊपर, ये भी ये एक्सप्रेस तो बिल्कुल समझ आता है। अब एक्सप्रेस में दो चीज़ें आ गई ना, आप लिख लें रिटर्न और ओरल, रिटर्न और ओरल, रिटर्न और ओरल, रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। अच्छा अब एक चीज़ है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड से मुराद क्या है? इम्प्लाइड से मुराद क्या है कि आपके कंडक्ट से, आपके रवैये से, आपके बिहेवियर से, आपके काम करने के तरीके से जाहिर हो रहा है कि आपने ऑफर की है, या आपके काम करने से के तरीके से जाहिर हो रहा है कि आपने एक्सेप्ट की है। तो वो कहता है ये भी इक्वली वैलिड है। हाँ, इसको अदालत के अंदर साबित करने में मसला जरूर आ सकता है। जाहिर है एक रिटर्न चीज़ है वो सबसे बेहतर होती है, वो तो सबूत है प्रॉपर। ओरल को भी बार में कौन मानता है, ठीक है। वो एक मसला है साबित करने का, वो नहीं हम पढ़ रहे, क्योंकि वी आर नॉट द लॉयर्स। हम यहाँ पे प्रैक्टिस लॉ की नहीं पढ़ रहे, हम तो सिर्फ लॉ को पढ़ रहे हैं, कानून को पढ़ रहे हैं। तो कानून तो भाईजान ये कहता है कि सर आपका जो है ओरल प्रॉमिस भी उतना ही वैलिड है जितना रिटर्न प्रॉमिस वैलिड है। इससे भी बढ़ के वो कहता है कि आपका इम्प्लाइड प्रॉमिस भी उतना ही वैलिड है जितने दूसरे वैलिड हैं। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स आपके इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। अब एग्जांपल्स देखें ज़रा। आप बैठे हुए थे किसी मार्केट में दोस्तों के साथ, खा पी रहे थे, थोड़ा खाने पे ये इशारा चला गया, पीने पे। अच्छा आप बैठे हुए थे वहाँ पे, तो एक शू शाइनर आया, शू पॉलिश करने वाला। उसने कहा, उसने इशारा किया, आपके शूज़ उतरे हुए थे, वो पॉलिश होने वाले थे, लेदर के थे। तो आपने उसको मना नहीं किया, और बल्कि पाँव थोड़ा सा आगे करके ना शूज़ को आगे कर दिया। उसने किया, उसको पॉलिश किया, बाद में आपको कहता सर पैसे दो। आपने कहा कि भैया मैंने अब आपको कब ऑफ़र की है कि इसको करें? वो कहेगा सर ऑफ़र मैंने की थी। अच्छा अब आप कहेंगे वाह तुमने ऑफ़र किया, कहाँ पे मुझे लिख कर तुमने कहा कि नहीं मैं आपके शू पॉलिश करना चाहता हूँ? आप हैं थोड़े ढीठ किस्म के बंदे, थोड़े बेशर्म भी हैं। अब आप कह रहे हैं कि भाई आपने कब मुझे कहा कि लिख कर कि मैं आपके शू पॉलिश करना चाहता हूँ, ठीक है मुझे बता दो। उसने कहा सर लिख के तो नहीं कहा। आपने कहा अच्छा चलो वाह, बोल के कब कहा भाई? तुमने तो नहीं आगे कुछ भी बोला, तुमने तो ऐसे किया। अब वो बंदा क्या करेगा, वो भागा भागा रोता रोता गया। वो साथ एक बिजनेस लॉ का एक टीचर बैठा हुआ था, शहबाज सईद, लेट से शहबाज सईद के पास वो आ गया। शहबाज सईद ने कहा कि भाईजान बच्चे कोई बात नहीं, 50 रुपये लेने हैं, चल 25-25 करते हैं, आ रहा ज़रा उसे कानून सिखाते हैं। हम भाई उसके पास गए, हमने उसे कहा कि भाईजान आपने कानून नहीं शायद पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, जो कि ये कहता है कि भाई जो प्रॉमिस है वो आपका इम्प्लाइड भी हो सकता है, रिटर्न ओरल होना, एक्सप्रेस होना जरूरी नहीं है, दैट कैन बी इम्प्लाइड एज वेल। उसने कहा भैया इम्प्लाइड की एग्जांपल दे। हमने कहा कि सर आपको उसने इशारा किया, ठीक है, और आप वहाँ पे उसको शूज़ भी आपने पकड़ा दिए और वो आपके सामने पॉलिश कर रहा है, ना आप उसको रोक रहे हैं, मज़े से आप खाना खा रहे हैं। जब बेचारे ने आपको शू पॉलिश करके दे दिया, अब आप पहन के उससे कह रहे हैं कि नहीं ठीक, आपकी नज़र में काम हो रहा है, आपको पता था कि आपने एक्सेप्ट किया, ज़बरदस्ती तो नहीं उसने आपके शूज़ उतरवाए। तो इसका मतलब आपने एक्सेप्ट भी किया है, उसने ऑफर भी इम्प्लाइडली किया। आपको समझ आ गई जब उसने पाँव की तरफ इशारा किया, ठीक है, आपको समझ आ गई, लेकिन आपने जो है उसको एक्सेप्ट भी फिर उसी तरह किया, आपने भी बोल के नहीं किया, लेकिन ये भी उतनी ही वैलिड है। उसने कहा भाई अदालत में किस तरह साबित करोगे? हाँ अब अदालत में साबित करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो तो फिर मेरे सारे वकील साहब थे। वकील साहब कहते तुम वकील करते हो, हम जज करते हैं, ठीक है, तो कोई मसला नहीं, अदालत में भी साबित हो जाएगा। तो कानून क्योंकि ये कहता है, ठीक है, बात आई समझ। वो एक वो मैं देख रहा था फेसबुक पे, एक रील थी शायद कि शादी में वो दोस्त होते हैं ना, तो उनका एक कोड होता है, ठीक है, खाने के बाद। अब ये क्या है, उसने डिफरेंट जगह पे, कोई दोस्त उधर रिश्तेदारों में फिर रहा है, कोई उधर फिर रहा है, कोई किसी के साथ है। अब वो 4-5 लोग हैं, उसने बस ऐसे किया, उसने भी किया ये। अब ये इम्प्लाइड है, समझ सबको आ गई है और आपको भी आ गई है। क्यों खाने के बाद क्यों इशारा किया कि बाहर चलते हैं? इफ्तारी के बाद क्यों उठ के आपकी नमाज लंबी हो जाती है, सबको ही पता है, ठीक है। तो इम्प्लाइड है, ये समझ आ रही है ना ये बात की, क्योंकि भाई आपका दिमाग है। तो कानून ये कहता है कि भाईजान अगर हम ये इम्प्लाइड वाली शिक निकाल देते हैं तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरह के होते हैं जो इम्प्लाइडली ही होते हैं। हर कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न नहीं होता, क्योंकि देखिए गरीब के लिए 50 रुपये भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने शायद किसी अमीर के लिए 50,000 इंपॉर्टेंट हो। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह इंपॉर्टेंट है। आप वो गरीब से 50 रुपये लेकर उसके हक मार के देखें, वो बंदा, उसको उतनी ही तकलीफ होगी शायद कि अमीर को भी उतनी ना हुई हो।
यूटिलिटी देखें ना, उसके लिए ज़्यादा है। तो भाई कानून तो सबकी रक्षा के लिए, तो आप अब इस चीज़ को भी देखें, ठीक है। आप गए फॉर एग्जांपल, और कर लें एक दो एग्जांपल थोड़ा फेमिलियर हो जाए। आप गए रही सिग्नल जो था ट्रैफिक का सिग्नल, वहाँ पे आपकी गाड़ी रुकी है और फ़ौरन आ जाते हैं नहीं वो वाइपर से आपको वो मतलब साफ़ करने वाले विंड स्क्रीन। अच्छा, अब वो भी खैर इतने ढीठ होते हैं कि उनको जितनी मर्जी पाँव पाँव करते रहे ना, वो नहीं हटते। कई बार वो आपको खोल के शीशा तो उसको थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोलोगे, बदतमीजी भी थोड़ी सी करनी पड़ती, फिर वो ढीठ होके जाते हैं। अदरवाइज फॉर एग्जांपल, अब अगर वो बंदा आया है, लेट्स से आइडियल सिचुएशन है, आप बैठे हुए हैं, उसने आके सिर्फ लेट्स से इशारा भी कोई नहीं किया, चलो एक्सट्रीम सिचुएशन है, वो नहीं करते घुरते, वो कहते हैं हमारी गाड़ी है हम तो करेंगे, हमारा हक है, तुम कौन बैठे हो, चलो बाहर निकलो। वो अब आया भाई, उसने वो शावर मारा है और साफ करना स्टार्ट कर दिया और आप मज़े से बैठे होंगे अंदर, आपने कुछ नहीं कहा। अब उसने आगे कहा कि पैसे दो, ठीक है। अब आपने कहा कि भाई मैंने तुम्हें कब कहा था साफ करने का, तो कानून फिर आ जाएगा। कानून कहेगा भाईजान वो उतनी देर से लगा हुआ, गाड़ी तुम्हारी है कि उसकी है? आपने कहा मेरी गाड़ी है, इसलिए तो नहीं मैं पैसे दे रहा। उसने कहा कि भाई वो बंदा साफ कर रहा है, वहाँ पे इम्प्लाइड है कि वो आपको ऑफर उसने किया और आपने एक्सेप्ट किया, अदरवाइज आप उसको हॉर्न दें या किस तरह उसको आप कह देते कि भाई नहीं मैंने करवाना। हाँ, तब भी अगर वो ज़बरदस्ती करता फिर आप राइट पे थे कि भाई मैंने तो एक्सेप्ट ही नहीं की ऑफर। प्रॉमिस कहाँ से बन गया? प्रॉमिस ही नहीं है तो एग्रीमेंट कहाँ से बन गया? एग्रीमेंट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से बन गया? ठीक है जी, तो ये सारी बातें। अच्छा, अब इसमें आप एक बात शायद आपके माइंड में आई हो कि कई बार पैसे तय नहीं होते स्टार्ट में, तो कहीं ये मसला तो नहीं है? क्योंकि आपने कहा कि कंसिडरेशन का होना लाजमी है। देखें, ये आप कह सकते हैं, मतलब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। तो कानून यहाँ भी ये कहता है कि भाई जहाँ पर कंसिडरेशन तय ना की गई हो ऑलरेडी, तो वो रीजनेबल कंसिडरेशन है। रीजनेबल मतलब जो भी मार्केट टर्म्स में चल रही है वो। देखें, क्लियरली ये कह देना कि कंसिडरेशन मौजूद ही नहीं है, वो एक अलग बात है, वो अलाउड नहीं है, विद अ फ्यू एक्सेप्शन, जो मैंने आपको कहा कि लिख रहे हैं चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। अगर हम कहेंगे कंसिडरेशन लेनी ही नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग बात है, वो एग्रीमेंट ही नहीं बना। लेकिन अगर बात ही नहीं हुई कंसिडरेशन कितनी लेनी है, लेकिन ये एक्सप्लिसिटली नहीं कहा गया कि नहीं लेनी, बात तय नहीं हो सकी, तो फिर वो क्या होती है? रीजनेबल। इसी तरह अगर टाइम की बात है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ कि आपने उस डे आगे परफॉर्म करना है एक कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें फिर ये होता है कि भाई वो रीजन, अगर टाइम एग्जैक्ट डिसाइड नहीं है, अगर तो डिसाइडेड है 9 बजे आकर ना, फिर 9 बजे ही करना पड़ेगा। अगर डिसाइडेड नहीं है तो फिर इसका मतलब होता है रीजनेबल टाइम। प्लेस अगर डिसाइड नहीं है कहाँ पे कोई काम करना है, तो फिर रीजनेबल प्लेस। तो इसका मतलब कानून ने थोड़ी, देखे कानून वही बात है, कोशिश की गई है बिजनेस लॉ के कानून को बनाने की, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, कि आपने ह्यूमन नेचर के करीब करीब बनाना है। अब ह्यूमन नेचर आमतौर पे होती है ना इस तरह की, एग्जैक्ट हर बार चीज़ें नहीं बताते। वो कहते हैं बजाय इसके कि छोटी सी बात की बेस पर पूरे का पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड कर दे, पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही सेट असाइड करें, उससे बेहतर ये नहीं है कि यार यहाँ पे एक रीजनेबल वर्ड एक डाल देते हैं। हाँ, अब अगर रीजनेबल में भी फटा हो गया कि मैं कह रहा हूँ कि 50 रुपये रीजनेबल, अगला कह रहा है 100 रुपये रीजनेबल है, फिर अदालत चले जाओ, फिर अदालत मुकर्रर कर लेगी जो भी रीजनेबल है। अदरवाइज आमतौर पे होता नहीं है इस तरह। फॉर एग्जाम्पल, आपने रिक्शा रोका, आपके माइंड में 10 रुपये थे, उसने आपसे मांग रहे 1000 रुपया, लेट से, ठीक है। अब आपको पता है यार, ना तो मैं रीजनेबल कर रहा हूँ, ना ही वो रीजनेबल कर रहा है। आपने फौरन उधर मार्केट से पूछा भाई कितने के पैसे लगते हैं? उन्होंने कहा यार 300 350 रुपया इतना लगता है। आपने रीजनेबल के बेस पर कर दिया। लेकिन अगर अभी भी आप नहीं मान रहे तो आप चले जाए अदालत, चले जाए अदालत, थोड़ा झाड़ेगी भी आप लोगों को और फैसला भी कर देगी। और आइए बात समझ, ठीक है, कि जहां पर चीज़ ना बताइए वो रीजनेबल कंसिडर करनी, अनलेस क्लियरली कह दिया गया कि कंसिडरेशन मौजूद ही नहीं है, फिर वो एग्रीमेंट नहीं होगा। ओके भाई, कोई मसला किसी तरह का इस चीज़ तक? तो भाई ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वाला देख लें जरा। उसने कहा कि इफ़ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिस इज मेड इन वर्ड्स, द प्रोमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। वर्ड्स अब आपके ऊपर लिख लें, ओरल भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं। देन इफ़ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड, वर्ड्स के अलावा इशारों से या अपने कंडक्ट से किसी तरह किया है आपने, तो इसका मतलब भी क्या है कि ऑफर आपकी होगी। आप कई बार शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर आपने एक चीज़ उठाई है और शॉप पे जाके आपने क्या सीधे पैसे दे दिए चुप करके। अक्सर होता है कि हम बोलते नहीं हैं, बस ये दिए पैसे होते। अब देखें ना, वो ऑफर ही है, भाई मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ इतने का, और उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसने भी आगे से बोला नहीं कि हाँ मैं आपको बेचना चाह रहा हूँ, इस तरह तो कोई नहीं बोलता ना आम लाइफ में। तो उसने क्या एक्सेप्ट कर लिया उसको अपने कंडक्ट के थ्रू, तो वो भी भाई इक्वली वैलिड है। एग्जाम्पल देखें, अदील ऑफर्स ऑन टेलीफोन, कॉल की उसने कि भाई मैं आपको गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ अगेंस्ट सर्टन सम, कोई पैसे लेगा, तो ये तो होगी ना ओरल, मतलब एक्सप्रेस आपकी प्रॉमिस या ऑफर।
आबिद शू शाइनर स्टार्ट्स पॉलिशिंग द शूज ऑफ साजिद इन हिज प्रेजेंस। साजिद साहब बैठे हुए हैं, आबिद साहब उसके शूज पॉलिश कर रहे हैं, तो भाई वो भी अलाउ कर रहा है, तो इम्प्लाइड है कि उसने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। ठीक है जी, चलें आज काफ़ी वैसे टाइम हो गया, फर्स्ट लेक्चर काफ़ी है, क्योंकि असल में मुश्किल तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन क्योंकि बुनियादी बातें हैं तो हमने एक एक बात पे जोर दिया है। इन्फोर्सिबिलिटी के ऊपर रह गई बातें, वो कल कर लें फिर हम, ठीक है, वो कल कर लेते हैं। वैसे उसका थोड़ा सा मैं ये बताता हूँ कि हर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल, हर एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होता। 3 तरह के ऐसे एग्रीमेंट है कि कानून समझता है कि यार आम तौर पे ये इन्फोर्सिबल नहीं होते, अनलेस आपने उनमें भी अगर कुछ एग्रीमेंट लिख लिया इस तरह का या बोलकर ही कह दिया है कि भाईजान मैं केस करूंगा, फिर वो इन्फोर्सिबल है। मिसाल के तौर पे डोमेस्टिक एग्रीमेंट, घरेलू मामला, आपने अपने भाई को कहा कि मैं आपको कोई गिफ्ट दूंगा, ना दें कोई मसला नहीं है, अनलेस भाई ने कहा कि भाई अगर नहीं दोगे तो केस है सीधा सीधा, वो एक इन्फोर्सिबिलिटी अब आपने खुद ऐड किया। अदरवाइज प्रिजम्पशन क्या है इसके बारे में, मफरूज़ा क्या है अदालत का, कि आपस में अम्मी अब्बू के साथ आपने कोई बात कर ली, बच्चों के साथ कोई वादा कर लिया या बेगम के साथ कर लिया, तो वो आम तौर पे इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होता आम तौर पे। लेकिन अगर आप उसको भी इन्फोर्सिबल बाय लॉ करना चाहते हो, उसको एक्सप्लिसिटली फिर आप उसको बयान करें, चाहे ओरल करें या रिटर्न फॉर्म वगैरह में करें कि भाई मैं ये करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अदालत तो यही समझेगी इन्फोर्सिबल नहीं है। इस तरह रिलीजियस एग्रीमेंट, आपके रिलीजियस एग्रीमेंट से मुराद या चैरिटी वगैरह के एग्रीमेंट्स, ये भी ये है कि वो जैसे मस्जिद की मैंने बात की थी, उसी एग्जांपल को ले लें कि उसमें ये होता है कि भाई अगर आप ने कह भी दिया जज्बाती हो गया कि हाँ जी सर मैं ये लगवा के दूंगा, तो ज़रूरी नहीं है कि अब आप वो करें भी। वो बंदा थोड़ा वो कहते हैं जज्बाती हो जाता है, सही है, मस्जिद में, मंदिर में, या मतलब और भी किसी भी जगह पे, कई बार वैसे ही वेलफेयर के काम के अंदर, मतलब कोई रिलीजन के साथ नहीं भी अटैच, वैसे ही वेलफेयर के काम के लिए किसी ने कहा और आपने जज्बाती हो गए, थोड़ा पंप हो कह दिया हाँ जी सर मैं करांगा, बाद में आपने कहा मैं कितों करांगा, मुझे तो खुद चाहिए पैसे, ठीक है, तो आप वहाँ पर पीछे हो सकते हैं। वो जो है आपकी तरफ से इन्फोर्सिबल वो नहीं होगी वो चीज़ दूसरी। लेकिन उधर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि अगर उस बंदे ने आपके वादे की बेस पर, चैरिटी वाले बंदे ने, रिलीजियस वाले बंदे ने आपके वादे की बेस पर आगे कहीं वादा कर लिया कि भाईजान इतनी चीज़ें पहुंचा दो पैसे आ जाएंगे, हाँ, फिर जितने पैसों की उसने वादा आगे कर लिया वो आपको देने पड़ेंगे। 2 एग्जाम्पल्स होंगे, कल दोबारा वैसे देख लेंगे। और इसी तरह आपका क्या है, सोशल सर्कल के अंदर दोस्तों यारों दोस्तों के साथ आपने कहा यार अभी रिजल्ट आया, कैफ पास किया, चल आ भाई तुझे ट्रीट देता हूँ पीसी के अंदर, ठीक है, पहुंच जाए वहाँ पे, दोस्त आपका पहुंच गया पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, आप पहुंच गए प्रोफेसर कॉलोनी ढाबा पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, उसने आगे फटा डाल दिया यार तूने तो पीसी कहा था और तूने बड़ा कहा था बहुत बड़ा होटल है और ये वो, तो वो कहेगा भाई क्या हो गया, मतलब हम तो दोस्त हैं, मैं मजाक कर रहा था, चलो अब इधर ही चलते हैं, ठीक है। इन्फोर्सिबल क्योंकि नहीं है बाय लॉ, तो वो प्रिजम्पशन ही है, ठीक है। इस तरह आपने घर पे दोस्तों को बुलाया यार दावत के ऊपर, दोस्त सारे पहुंच गए हैं, उन्होंने नॉक किया, हाँ जी भाई बिलाल अंदर है, बिलाल ने अंदर से बारीक आवाज़ में कहा भाई घर पे नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो आगे से आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, तो अब क्या दोस्त बिलाल के ऊपर केस कर देंगे? ऑब्वियसली नहीं कर सकते, अदालत में जाएंगे, अदालत भी आगे से हंसेगी, कहेगी चलो यार उसने थोड़ा सा प्रैंक किया तुम्हारे साथ। इन्फोर्सिबल बाय लॉ दोस्तों के बातें नहीं होती, बात क्लियर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी इसकी, बाकी इसको थोड़ा सा दोबारा कल भी देख लेंगे। तो ये था जी आज का, किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लेना है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।